नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है। बात उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की है। अलीगढ़ में हरियाणा के पलवल से सटा हुआ टप्पल कस्बा है और टप्पल थाना भी है। टप्पल थाने के गांव हामिदपुर से 12 अप्रैल 2019 को सवेरे सवेरे 7-8 बजे गांव वालों ने कंट्रोल रूम को भी बताया और थाने को भी बताया कि गांव में एक बिना माँ बाप की किशोरी जिसकी उम्र 17 वर्ष है, उसने अपने घर में खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या पे पुलिस, आप जानते हैं, कोई बहुत ज़्यादा सीरियस होती नहीं है। बहरहाल पुलिस आई और जिस कमरे में वो किशोरी रहती थी, बाहर उसके एक बुजुर्ग बाबा रहते थे, भीतर उसकी एक मूक और बधिर भाभी रहती थी। 2 उसके भाई थे जो काम के सिलसिले में बाहर चले जाते थे। उस दिन भी वो मौके पर मौजूद नहीं थे। सिर्फ यही 2 लोग थे, एक मूक बधिर भाभी और एक बुजुर्ग बाबा जो बाहर बरामदे में, सहन जिसको कहते हैं, सहन में सो रहे थे। पुलिस ने देखा कि वो बॉडी बिल्कुल जल गई है, कतई पहचानने योग्य नहीं है और मांस के लोथड़े इधर उधर पड़े हुए हैं। खैर, पुलिस ने, घर वाले सब, गांव वाले इकट्ठा हुए, कह रहे साहब वो हम लोगों की समझ में आ रहा है कि क्यों इसने आत्महत्या कर ली होगी। इसकी अभी 9 अप्रैल को गोद भराई हुई थी और सबसे बड़ी वाली बहन के देवर के संग इसका रिश्ता कर दिया गया था। माँ बाप थे नहीं और गांव वालों ने, बाबा ने मिलके यही शॉर्टकट रास्ता कि भाई बहन की शादी जहां हो रखी है, परिवार को लोग जानते हैं, उसके देवर से ही शादी करके ये अंतिम लड़की है घर की, इसको विदा कर दिया जाए। और ऐसा लगता है कि वो इस शादी से खुश नहीं थी, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। पर्याप्त कारण पुलिस के सामने भी, पर्याप्त कारण गांव वालों के सामने भी, और गांव वालों ने कहा कि साहब गरीब लोग हैं, इस बॉडी को काहे को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे, इन्हें दे दीजिए, ये अंतिम संस्कार कर लेंगे। पुलिस ने प्रेमा फेसी उसको देखा और पुलिस को ऐसा लगा कि शायद ये उसी लड़की की लाश है। प्राइवेट पार्ट्स देखने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम जल चुके थे, कुछ भी पता लगना मुश्किल था। बहरहाल घर वालों ने वो मांस के लोथड़े इकट्ठा किए और जो लोकल वहाँ रस्म व रिवाज हैं उस हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसी बीच में एक दूसरी घटना गांव में हुई। गांव में एक गेस्ट हाउस था, सरकारी गेस्ट हाउस। उसमें एक चौकीदार था, किशोर चंद्र, पुत्र तोड़ीराम, गांव वही हामिदपुर। ये बात मैंने आपको बताई 12 अप्रैल को, उस लड़की की आत्महत्या। एक चीज और उस आत्महत्या में हुई कि उस कमरे में डीजल की बहुत महक आ रही थी। न तो पुलिस वालों ने ये जानने की कोशिश की कि ये डीजल इस घर में कैसे आ गया। 2 मेल यानी 2 मर्द, उसके भाई, वो बाहर नौकरी करते हैं। बाबा बहुत बुजुर्ग हैं, उनका डीजल या मोटरसाइकिल से कोई मतलब नहीं है। लड़की आखिर ये डीजल कहाँ से ला सकती है। बहरहाल जब ये तय हो गया कि लड़की सगाई से नाखुश थी और फलाना था और ढकाना था और उसी ने आत्महत्या कर ली, तो इस एंगल पर किसी ने का मतलब किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार ये डीजल, मिट्टी का तेल डाल के आत्महत्या घरेलू ग्रामीण परिवेश में एक सामान्य बात है।
लेकिन डीजल डालकर आत्महत्या ये थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक है, या ऐसा सामान्य रूप से जिसके घर में ट्रैक्टर या मोटरसाइकिल ये सब चीज़ें हैं वहाँ तो संभव है, और मेल ऐसा करता है तो भी संभव है, लेकिन फीमेल की रीच में पेट्रोल या डीजल थोड़ा कम ही होते हैं। बहरहाल वो अंतिम संस्कार हो गया, और 12 की ये घटना हुई। 13 तारीख को उस गेस्ट हाउस के चौकीदार किशोर चंद्र, जिसकी उम्र करीब 60 साल थी, उसके बेटे राजेंद्र ने 13 अप्रैल को टप्पल थाने में ही अपने पिता की गुमशुदगी लिख ली, लिखाई, और कहा कि साहब वो वहाँ चौकीदार हैं, लेकिन कल ही से उनका पता नहीं लग रहा है और आज तक वो घर नहीं आए हैं। सभी संभावित जगहों पर मैंने इसकी तलाश कर ली है, लेकिन मेरे पिता का पता नहीं लग रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली, उसका हुलिया क्या पहने हुए था ये सब चीज़ें पुलिस ने लिख ली। राजेंद्र पागलों की तरह गांव में अपने पिता के बारे में पिता के बारे में पता करने में दिन रात उसने एक कर दिए। 14 तारीख को गांव में ही उसे ये पता लगा कि गांव की जिस किशोरी ने आत्महत्या की है वो दरअसल अपने प्रेमी के साथ उसी गेस्ट हाउस में अक्सर जाया करती थी, और वहीं ये सब अपना खेल तमाशा करते रहे होंगे। और कभी कभी उसके पिता ने इस बात पर आपत्ति भी की थी और ये भी कहा था कि आइंदा से आप लोग यहाँ मत आइएगा। ये बात उसने अपने बेटे राजेंद्र को बताई थी कि गांव की लड़की है, मैं क्या बताऊं, और ये यहाँ आती है और उसके साथ एक लड़का रहता है। लड़के के बारे में भी उसको अच्छी तरह से पता था। दरअसल जो उसका भाई था, विवाहित भाई, उसका एक दोस्त था रविंदर सिंह पुत्र विजय सिंह गुर्जर। ये उसके घर इसका आना जाना था, और फिर जब भी बाहरी व्यक्ति की एक्सेस किसी के घर में हो जहां जवान लड़की हो, मैं बार बार बता चुका हूं कि कोई भी हो, चाहे रिश्तेदार भी हो, उसको एक्सेस नहीं देनी चाहिए। बहरहाल उसका आना जाना बराबर था और लड़की पर उसकी नज़र पड़ी। फिर ये दोनों उसी, कोई इधर से जाता था उधर से, और फिर उसी गांव के गेस्ट हाउस में इन दोनों के बीच आपसी संबंध हो गए। जब उसने ये देखा कि ये लड़की ने आत्महत्या कर ली, बाप हमारे गायब हैं, तो राजेंद्र टप्पल के ब्लॉक प्रमुख के साथ एसएसपी से मिला। उसने कहा कि साहब ये जो प्रेमी है इसका, देवेंद्र सिंह पुत्र विजय सिंह गुर्जर, हमें ऐसा लगता है कि उसी ने अपनी इस प्रेमिका की भी हत्या की, और ऐसा लगता है कि मेरे पिता की भी हत्या की, क्योंकि पिता जो है उसके और इस प्रेमिका के बीच के संबंधों का, जो ये लोग बार बार गेस्ट हाउस में भाग के जाते थे, उनको जानकारी दी थी, उनको जानकारी थी कि ये लोग ऐसा करते हैं। खैर, एसएसपी ने एसपी ग्रामीण को ये शिकायती प्रार्थना पत्र जो वो लोग लेके गए थे उसे दे दिया, और एसपी ग्रामीण ने उसे सीओ खैर के लिए मार्क कर दिया पंकज श्रीवास्तव को। मैं उस जमाने में जब एसएसपी अलीगढ़ हुआ करता था तो पंकज श्रीवास्तव नए बैच का डिप्टी एसपी था, और मेरे समय में सीओ इगलास पोस्टेड था। तेज है, आजकल लखनऊ कमिश्नरेट में पोस्टिंग है उसकी, तो अच्छा अधिकारी है, और जिसको होता है किसी किसी को क्राइम का नैक होता है, तो उसने पता करना शुरू किया कि ये हो सकता है, जो पॉसिबिलिटी उस चौकीदार के बेटे ने जाहिर की है, ये हो सकता है कि उसने ही दोनों के साथ ऐसा किया हो। बहरहाल वो
तलाश करने लगा कि आखिरकार ये रविंदर सिंह ये है कहाँ। इस बीच में उसने ये भी रिपोर्ट सबमिट कर दी कि इंस्पेक्टर टप्पल ने बिना पोस्टमार्टम कराए उस शव को क्यों परिजनों को दे दिया। इंस्पेक्टर ने अपने जवाब में कहा कि जब हम लोग वहां गए तो पूरे गांव ने कहा कि साहब लड़की है, नाबालिग है, पोस्टमार्टम होगा इसका, माँ बाप हैं नहीं, भाई हैं सिर्फ और एक बुजुर्ग बाबा है, दे दीजिए ये, नहीं तो इन्हें 2 दिन रुकना पड़ेगा, इनके भाइयों को इनके काम का नुकसान होगा, लाश दे दीजिए, ये अंतिम संस्कार कर दें। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया था या किसी ने भी इस पर शंका नहीं जाहिर की थी कि साहब इसमें दूसरी बात भी हो सकती है, इसलिए पोस्टमार्टम करा लिया जाए। बहरहाल विभागीय जांच के आदेश कर दिए कि इसने क्यों बिना पोस्टमार्टम कराए वो लाश उसके परिजनों को दे दी। बहरहाल पंकज श्रीवास्तव ने ढूंढना शुरू किया और पलवल में, हरियाणा में है, टप्पल से बिल्कुल लगा हुआ है, पता करते करते पलवल में रविंदर सिंह मिल गया। रविंदर सिंह को लाया गया थाने पर कि भाई इसके पिता, राजेंद्र के पिता जो चौकीदार हैं, वो कहाँ चले गए, कैसे गायब हो गए। क्योंकि आरोप ये है कि किशोर चंद्र ने तुम्हारी और उस लड़की की जिसने आत्महत्या की है उसकी हरकतों को उसी गेस्ट हाउस में पकड़ा था, तुम्हें तंबीह भी किया था, तुम्हें वार्न भी किया था कि गांव के हो, गांव की लड़की है ये, तुम इस तरह से इसके साथ यहाँ पर अकेले में मत आया करो। पहले वो अपना इधर उधर की बातें, जिसको कहते हैं ना कि अंग्रेजी पढ़ाने लगा। बहरहाल पुलिस को अल्टीमेटली उसी जगह उतरना पड़ा जहां पुलिस को उतरना चाहिए, ऐसे लोगों को डील करते समय जो जानबूझकर तथ्यों को छिपाते हैं, जो जानबूझकर सच नहीं बताते हैं। लिहाजा वो राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू हुआ और बहुत देर इसमें नहीं लगी। थोड़े से ही राष्ट्रीय कार्यक्रम के बाद वो बिल्कुल तोते की तरह बोलने लगा। उसने ये बताया कि साहब हम इसके भाई जो शादीशुदा हैं उनके चक्कर में आया जाया करते थे। इस लड़की पर मेरी नज़र पड़ गई, मैं इसको धीरे धीरे अपने भरम में उसे फंसाने लगा, उसे समय समय पर बाजार से सामान लाकर देना और तमाम और उसकी ज़रूरत की चीज़ें जो वो कहती थी वो मैं ला के देता रहा। फिर चूँकि घर में मिलना या घर में अकेले में मिलना संभव नहीं था, भीतर के जो कमरे हैं उसमें दरवाजे नहीं थे, तो हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम गेस्ट हाउस में मिलेंगे। गांव के गेस्ट हाउस का जो चौकीदार था उसको मैंने जाकर बताया कि हम इसके पैसे देंगे लेकिन हम यहाँ पर रहेंगे। ऐसा उसने 4 या 5 बार वहाँ पर किया कि वो इस लड़की के साथ उस गेस्ट हाउस में रात के समय या कभी कभी दिन के समय अकेले उसने समय व्यतीत किया। इसी बीच में जो डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि 2 भाई और एक विवाहित बहन के बाद कुल 4 ही लोग थे, 2 भाई और 2 बहन। 2 भाइयों की शादी हो चुकी थी और बहन की भी शादी हो चुकी थी। घर में लड़की जवान हो रही थी, 17 साल उम्र हो गई थी। घर वालों ने, रिश्तेदारों ने मिलके उसकी शादी बड़ी बहन के देवर से तय कर दी और 9 अप्रैल 2019 को उसकी गोद भराई भी हो गई। गोद भराई के बाद वो लड़की फिर रविंदर सिंह से मिली और उसने कहा कि ये शादी मैं करूँगी नहीं और तुम अब क्या कहते हो, तुम्हें अगर शादी करनी हो तो हम तुम भाग चलते हैं, कहीं हम लोग चले जाएंगे, आराम से रहेंगे। उसने कहा कि ऐसे तुम भाग जाओगी, पुलिस ढूंढेगी, पुलिस हम तक पहुंचेगी, तुम अभी नाबालिग हो, पुलिस हमको जेल भेज देगी, सालों साल बाद हम छूट के आएंगे, फिर हमारा पर्पज़ एक साथ रहने का,
शादीशुदा जीवन व्यतीत करने का नहीं रह जाएगा। उसने कहा कि हम तुम्हारे बालिग होने का इंतज़ार करेंगे। लड़की ने कहा कि संभव नहीं है, क्योंकि 6 अप्रैल को सगाई हुई है, जून या जुलाई में हमारी शादी हो जाएगी, तब भी हम 18 के पूरे नहीं होंगे। तो एक बार जब शादी की डेट डिक्लेयर हो गई और बारात आ गई दरवाजे पर, फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। बहरहाल दोनों ने मिलकर इसका एक प्लान बनाया। उसने कहा ऐसा करते हैं कि तुमको अगर मरा डिक्लेयर कर दें कि तुम मर गई हो, तो लोग तुम्हारे बारे में सोचना बंद कर देंगे, तुम्हारे बारे में पूछना बंद कर देंगे, और हम दोनों भाग के कहीं चलेंगे और आराम से अपना जीवन यापन करेंगे। ये हुआ कि आखिर किसको मार के हमें मरा डिक्लेयर किया जाएगा। उसने कहा बड़ा सिंपल है, मैं फिर उसी चौकीदार से कहूँगा हम तुम दोनों वहाँ चलेंगे, वहीं मैं इसको मार दूंगा। मारने के बाद इसे तुम्हारे घर तक ले आऊंगा मोटरसाइकिल से, घर के भीतर इसे जला दिया जाएगा। फिर जैसे ही ये दोनों गेस्ट हाउस में पहुंचे, किसी बहाने से किशोर चंद को भीतर बुलाया और गला घोंट कर उसकी हत्या कर दी। मोटरसाइकिल से गाड़ी चलाता हुआ रविंदर, बीच में उसकी लाश को लेकर बैठी हुई लड़की, ये तीनों एक साथ अपने घर पहुंचे। रात हो गई थी, करीब 11:30 बजे। गाड़ी खड़ी की, चौकीदार को पकड़ा। लड़की ने भीतर जाकर देखा कि भाभी और बाबा दोनों सो रहे हैं। दोनों ने हाथ और पैर पकड़कर उसे वो अपने कमरे तक ले गई। पहले से मोटरसाइकिल के बैग में रखे हुए 5-5 लीटर के 2 डीजल के केन उसने निकाल लिए। भीतर जाकर वो डीजल पूरा का पूरा उसके शरीर पर पहले उसे अच्छी तरह भिगो दिया। फिर उसकी पहचान न हो या भीतर के अंग भी जल जाएं, इसके लिए उसने उसके मुंह को खोल के, ताजी ताजी लाश होती है, मुंह खोलने में कोई दिक्कत नहीं है, मुंह और नाक में भी पर्याप्त डीजल डाल दिया। उसके प्राइवेट पार्ट्स को अच्छी तरह काट कर, ताकि जलने के बाद भी ऐसा कुछ न दिखे कि ये मेल है कि फीमेल है। और उस स्थान को फरसे से, जो फावड़ा होता है, उसको अच्छी तरह से काटा गया, ताकि जलने के बाद भी ऐसा लगे कि ये महिला का शव है। उसके बाद आग लगाकर उसे जला दिया गया। जलाने के बाद ये दोनों वहां से मोटरसाइकिल से फरार हो गए। सवेरे की घटना मैंने आपको बता दी। गांव वाले आए और उन्होंने बताया, पुलिस आई, पुलिस ने देखा और पुलिस ने बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं की। लड़की ने आत्महत्या कर ली, कारण मौजूद था, शादी तय हुई थी, उससे वो नाखुश थी। बहरहाल वो परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लड़की को लेकर रविंदर 12 अप्रैल को ये बात हुई थी, वहां से सीधे ये पलवल पहुंचा अपनी बहन के यहां। बहन के यहां पहुंचकर ये वहां पर करीब करीब 5 दिन रहा। इस बीच में लड़की ने उस पर शादी करने का दबाव बनाना शुरू किया कि जैसी तुमने प्लानिंग की थी, सब कुछ वैसा ही हो गया। अब हम लोग स्वतंत्र हैं, जल्दी चल के कहीं मंदिर में शादी कर लें, ताकि हम पति पत्नी की तरह रह सकें। बहरहाल वहां पर जब लड़की ने दबाव बनाना शुरू किया, तो वो उसको लेकर 12 अप्रैल वो वहां पहुंच गया था। 16 अप्रैल को रात में 4-5 दिन रहने के बाद
रात में उसने बाइक पर उस लड़की को बिठाया और वहां से बुलंदशहर के काकोड़ पहुंचा। साथ साथ उसका भाई भी गया था। काकोड़ में वहां उतरकर भाई और उसने मिलकर अपनी उस प्रेमिका का गला दबा दिया और उसे काकोड़ की नहर में फेंक दिया। दोनों भाई वापस अपने 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 घर चले गए। उसकी इस स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने भी दांतों तले उंगली दबा ली कि जिसको पुलिस और परिवार लड़की समझ रहा था, दरअसल वो चौकीदार निकला। और जिस लड़की के लिए उसने ये सब किया, उस लड़की को भी गला दबाकर मारकर और उसे फेंक दिया नहर में। तो बहरहाल पुलिस ने काकोड़, टप्पल पुलिस ने काकोड़ जिस क्षेत्र में पड़ता है वहाँ की पुलिस से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि हाँ, 21 तारीख को नहर में एक अज्ञात लड़की का शव उतराता हुआ मिला था। चूंकि उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई, इसलिए उसका पोस्टमार्टम करा के उसे अज्ञात में ही उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। लेकिन लड़की के जितने फोटोग्राफ उपलब्ध थे पुलिस के पास और कपड़े, क्योंकि पोस्टमार्टम के समय सारे कपड़े उतार कर उसको एक पोटली बनाकर थाने को वापस कर दी जाती है। लिहाजा दोनों भाइयों ने, परिवार के लोगों ने, सब लोगों ने कपड़े देखकर उस लड़की की शिनाख्त की कि हाँ, ये वही लड़की है। फिर डीएनए सैंपल भी उसका, चूंकि अज्ञात शव था, उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि अज्ञात शव के डीएनए सैंपल निकाल कर रखे जाएं, बाद में उसके मिलान किए जाएंगे। डीएनए सैंपल भी उनके भाइयों से मिलाया गया। वो बिल्कुल 100% तो वो परसेंटेज में 80 के आसपास आता है, लेकिन वो 100% मिल गया कि ये लड़की वही है जिसके स्थान पर एक लड़के की हत्या हो गई है। बहरहाल पंकज श्रीवास्तव ने फिर बताया, उस समय जो एसएसपी थे आकाश कुलहरी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस फिल्मी तरीके से की गई दो हत्याओं का खुलासा किया और ये भी बताया कि ये जो अपराधी है जिसने दोनों हत्याएं की, वो पहले भी किसी लड़की को भगाकर अपने घर ले आया था, जिसे बाद में लड़की के परिजनों ने इसके घर से ही बरामद किया था और उसे अपने साथ लेकर गए थे। अब आप सोचिए कि क्या ये कहाँ का इश्क, कहाँ का प्यार, कहाँ की मोहब्बत, कहाँ का अपनापन, कहीं कुछ नहीं। आज की घटना, एक लड़के के शैतानी दिमाग ने लड़की की बेवजह जान ले ली। जिस लड़की की वजह से उसने एक निरपराध की जान ले ली, उसी लड़की की जान इसलिए ले ली कि अगर वो जिंदा रही तो चौकीदार की हत्या में उसको जेल जाना पड़ेगा। मतलब प्यार व्यार ये सब बेईमानी बातें हैं। उसने लड़की को सिर्फ वस्तु की तरह इस्तेमाल किया। जब अपने पर आई तो उसने उसकी भी जान लेने से, यानी लड़की की भी जान लेने से कोई गुरेज नहीं किया। अब फिर वही सवाल है कि ऐसे सभी मामलों में लड़कियां ही मारी जाती हैं, छली जाती हैं, धोखा खाती हैं। वो क्यों नहीं समझ पाती हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है, क्या छल है, क्या प्रपंच है? क्यों नहीं समझ पाती हैं? आखिर कब सोचना शुरू करेंगी ये महिलाएं और लड़कियां कि कौन उनका शुभ चिंतक है और किसके मन में पाप है? इस ह्यूमन बिहेवियर पर बहुत ढेर सारी रिसर्च भी हुई और रिसर्च पेपर भी प्रकाशित हुए। किसी तीसरे के आने का भय, किसी अज्ञात भय से, ये धोखे का भय या फिर धोखे का भय इसका प्रमुख कारण बताए गए हैं। जो रिसर्च आई हैं उसके हिसाब से कि दो लोगों में जो आपस में प्रेम होता है, उसके लिए जर्नल ऑफ कंपैरेटिव न्यूरोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक दो लोगों के बीच प्रेम मनुष्य के दिमाग में बनने वाले रसायनों की वजह से होता है और ये एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं, तीसरे के बारे में नहीं सोचते हैं।
आर्काइव्स ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर जर्नल में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक दो लोग शरीर में डोपामाइन के बहुत ज़्यादा बनने के कारण सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इस हिसाब से डोपामाइन हमारे दिमाग को लगातार एक ही दिशा में सोचने को मजबूर करता है, इसलिए उन दोनों में आपस में संबंध होते हैं। लेकिन किसी तीसरे के आने के भय, किसी तीसरे के होने की शंका, कोई अज्ञात भय, इन दोनों में से अगर किसी में हो जाए तो साइकोफिजियोलॉजिकल जर्नल में छपे एक अध्ययन के हिसाब से ऑब्सेसिव बिहेवियर बड़ा कारण है दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन के स्तर में कमी आने की वजह से। जैसे इस लड़के में इस बात का भय हो गया कि अगर कभी उसका हत्या का राज खुला तो उसे जेल जाना पड़ेगा, बस इसी कारण से उसने, और ये उसका कारण जो बताया गया वो यही बताया गया कि दिमाग में सेरोटोनिन हार्मोन के स्तर में कमी आने की वजह से ऐसा होता है। बहरहाल आप इस रिसर्च पेपर से या इस बात से कितना सहमत हैं ये आप ही बताएंगे। लेकिन एक बार फिर से वही बात कि जिस घर में महिलाएं हों, लड़कियां हों, छोटी लड़कियां हों, उस घर में बाहर के आदमी की एक्सेस जब होती रहेगी, ये घटनाएं कभी रुक नहीं सकती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।